नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है कृष्णचंद्र जी की लिखी हुई उपन्यास गधे की आत्मकथा का भाग 4। रामू धोबी किसी जमाने में मोहल्ला सुईवालान में रहता था, लेकिन जब उसके बहुत से ग्राहक पाकिस्तान जब बसे और जो शेष रह गए वे इतने निर्धन हो गए कि स्वयं अपने हाथों कपड़े धोने लगे। तो रामू धोबी भी वहां से निकलकर यहाँ यमुना पार कृष्णनगर में आ बसा। यहाँ मुझे बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ा। रामू सुबह उठते ही कपड़ों की गठरियां मेरी पीठ पर लाद कर चल देता और यमुना के किनारे पानी में खड़ा होकर छुआछूत शुरू कर देता। दोपहर को उसकी पत्नी खाना लेकर आती थी और कुछ धुले हुए कपड़े मेरी पीठ पर लाद कर लोहा करने ले जाती थी। मैं दिन भर यमुना किनारे घास चरता रहता था या पुल पर से गुजरते लोगों को देखता रहता था। दिन ढले रामू फिर मेरी पीठ पर कपड़े लाद कर और स्वयं भी सवार होकर वापस घर चला आता और मुझे एक खूंटे से बांधकर मेरे सामने घास डालकर थका हारा चारपाई पर पड़ जाता। सुबह से शाम तक कुछ इसी प्रकार जीवन व्यतीत हो रहा था। एक खूंटे से दूसरे खूंटे तक, घर से घाट और घाट से वापस घर तक। बीच में न कोई पुस्तक आती, न ही कोई समाचार पत्र। संसार में क्या हो रहा है, विज्ञान किसे कहते हैं, सिनेमा क्या होता है, सभ्यता तथा संस्कृति, नित्य तथा सौंदर्य, इन बातों से मेरा तथा रामू का जीवन बिल्कुल खाली था। मैं तो खैर एक गधा था, लेकिन मैं देख रहा था कि रामू और उसके घर वाले और उसके कमरे के आसपास रहने वाले लगभग एक सा जीवन बिल्कुल मेरे जैसा ही व्यतीत करते थे। कितने अच्छे अच्छे कपड़े उन लोगों के यहाँ से धुलने के आते थे, सुंदर छींटे, सुकोमल फूलदार और बादलों की तरह उड़ते हुए दुपट्टे। लेकिन रामू की पत्नी या उसकी बेटी के लिए एक भी कपड़ा ऐसा नहीं था। शाम को जब यमुना से लौटते तो प्रतिदिन सड़क के किनारे एक नए बने हुए सिनेमा के बाहर दर्शकों की भीड़ देखते, लेकिन रामू केवल सिनेमा के सुंदर ही विज्ञापनों को देखकर और एक आह भरकर आगे बढ़ जाता। उसका जी तो चाहता था कि प्रतिदिन सिनेमा देखे और उसके साथ साथ दूसरे धोबियों का भी यही जी चाहता था। लेकिन जब वे अपनी जेब में इतने पैसे देखते कि या तो टिकट आ जाए या तो आटा, तो विवश होकर आटा ले आते। कभी कभी कोई मनचला आटा छोड़कर सिनेमा का टिकट खरीद लेता तो उस दिन घर में बड़ा हंगामा होता था। एक बार रामू ने भी ऐसा ही किया था। उस दिन न केवल उसने तारी पी बल्कि सिनेमा का टिकट भी खरीद लिया। वह मुझे अपने एक मित्र के तांगे वाले के हवाले करके भीतर चला गया था। सिनेमा हॉल के बाहर 3-4 घंटे खड़े थे, जिसके घोड़े हिनहिना कर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। एक घोड़ा जिसका रंग मुस्की था और माथा सफेद और जो किसी प्राइवेट तांगे का घोड़ा था और इसलिए जरा अभिमानी दिखाई देता था, दूसरे तांगे के घोड़े से कह रहा था, मेरा मालिक मारधार की फिल्में बहुत पसंद करता है। ऐसी फिल्म देखकर जब बाहर निकलता है तो खूब जोरों से तांगा चलाने लगता है। मुझे याद आता है, एक बार सिनेमा से वापस आते हुए उसने भरे बाजार में मुझे सरपट दौड़ाना शुरू कर दिया, जैसा कि उसने फिल्म में देखा था। कई आदमी घायल हो गए थे और एक बच्चा अस्पताल में मर भी गया था। लेकिन मेरा मालिक बहुत अमीर है। किसी न किसी तरह अपने उसने साबित कर दिया कि वह शराब के नशे में धुत था, इसलिए केवल जुर्माना देकर छूट गया। दूसरा घोड़ा बोला, मेरे तांगे पर 2 औरतें आई हैं। वे केवल यह देखने आई थी कि मधुबाला ने कौन से फैशन के कपड़े पहने हैं, बल्कि एक औरत ने तो अपने बटुए से पेंसिल और कागज निकालकर दूसरी औरत को दिखाया कि वह किस तरह हाल के अंदर बैठे बैठे मधुबाला के पहनावे का नमूना उतारेगी। तीसरा घोड़ा बोला, मेरा मालिक बड़ा इज्जतदार है। वह हफ्ते में एक दिन यहाँ अपनी प्रेमिका को, जो एक गरीब कपड़ा रंगने वाली की बीवी है, सिनेमा दिखाने लाता है। वह अगर चाहे तो उसे दिल्ली के अच्छे से अच्छे सिनेमा में ले जा सकता है,
मगर उसे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है। मैं झिझक कर, क्योंकि वे बड़ी ऊंची जाति के घोड़े थे, मगर जरा साहस करके उन घोड़ों की बातचीत में भाग लेते हुए पूछ ही लिया, क्यों जी, यह सिनेमा क्या होता है? मेरा प्रश्न सुनकर उन तीनों घोड़ों ने बड़ी घृणा से मेरी ओर देखा, जैसे कहना चाहते हो, गधा ही है ना, आखिर इसके दूसरे ही क्षण वे तीनों ही ना कर हंस पड़े और मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना फिर अपनी बातों में लीन हो गए। मुस्की ने घोड़े ने घंटी की आवाज़ सुनकर कहा, इंटरवल हो रहा है शायद। जब सिनेमा समाप्त हो गया तो रामू धोबीतारी के नशे में बेसुध मेरी पीठ पर लदा हुआ उसी नई फिल्म के गीत गाता हुआ जो अभी अभी उसने देखी थी घर की ओर चला। इससे पहले वह मुझे घर का रास्ता बताता था, आज मुझे बताना पड़ा। कई बार तो रामू गिरते गिरते बचा। आखिरकार किसी न किसी प्रकार मैं उसे संभाल कर घर ले गया, जहां उसकी यह हालत देखकर उसकी पत्नी ने उसे खूब मरम्मत की, क्योंकि रामू की फिजूल खर्ची के कारण आज घर में चूल्हा नहीं सुलगा था और बच्चे भूख से बिलक बिलक कर सो गए थे। पति पत्नी में खूब लड़ाई हुई। पत्नी कह रही थी, तुमने तारी क्यों पी, सिनेमा क्यों देखा, जानते नहीं थे यह सब कुछ करोगे तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। और रामू हाथ हिला हिला कर, सिर झुका झुका कर कह रहा था, खूब जानता था मगर मजबूर था। दिमाग में हर रोज कपड़े इस तरह छुआ छू करते हैं कि मालूम होता है कि दिमाग इनके शोर से फट जाएगा। ऐसे वक्त में तारी पीने को जी चाहता है ताकि वह शोर सुनाई न दे। सिनेमा क्या हर रोज देखता हूँ, कसम ले लो आज 6 महीने बाद गया हूँ, बिल्कुल मजबूर होकर। जी चाहता था इस गंदी गली की मोरियों की बू सूंघते सूंघते परेशान हो गया, इसलिए वहां चला गया। क्या बुरा किया, वहां एक सुंदर घर देखा, सुंदर कपड़े, सुंदर नाच, साफ सुथरे बच्चे, औरतें, ऐसी जो हमारे मोहल्ले में तो नजर ही नहीं आती। रामू की पत्नी ने जोर से एक थप जमाई, मुआ घर पर को भूखा रखकर तमाशा देखता है। रामू ने कहा, मैं भी तो भूखा रहा हूँ, सच कहता हूँ पेट की भूख बुरी बला है, लेकिन कभी कभी कोई दूसरी भूख भी ऐसी जग पड़ती है कि रहा नहीं जाता। क्या हुआ, जो धोबी हूँ आखिर हूँ तो इंसान ही। पेट की भूख के सिवा और भी भूख लगती है, ऐसी कि मन भीतर ही भीतर भट्ठी की तरह सुलगने लगता है। उस रात मुझे घास नहीं मिली, मगर मैं स्वयं भूखा रहकर भी सोचने लगा कि रामू ठीक कहता है। रामू कोई मेरी तरह गधा तो नहीं है, नहीं जिसे केवल कपड़े धोने और 2 वक्त के चारे से ही काम हो। रामू आखिर एक इंसान है जिसे पेट की भूख के अतिरिक्त और भी कई प्रकार की भूखों से वास्ता पड़ता है। अच्छे कपड़े की भूख, सुंदर आकृति देखने की भूख, सुंदर क्षितिज देखने की भूख। कई बार यमुना के किनारे घास चरते चरते मैंने यमुना के पानी में सूरज के सोने से घुलते हुए देखा और उसमें असीम सौंदर्य से उन्मत्त भी हुआ हूँ। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि ठीक उसी समय बेचारा रामू गर्दन झुकाए कमर तक पानी में डूबा हुआ उस शिक्षित के सौंदर्य से विमुख हो कपड़ों को बराबर कूट रहा है और उसे बिल्कुल मालूम नहीं है कि उसके पास सौंदर्य का कितना बड़ा भंडार लूटा जा रहा है। मैं एक गधा होकर इस सौंदर्य से प्रभावित हो सकता हूँ, लेकिन रामू एक मनुष्य है, होकर भी उसे आनंदित नहीं हो सकता। आश्चर्य है, इस जीवन में, इस समाज में आज भी लाखों करोड़ों मनुष्यों के जीवन गधों से भी तुच्छ है। उस रात मुझे स्वयं भूखा रहकर इस प्रकार के बहुत से ख्याल आए, लेकिन इसके बाद बहुत दिनों तक वहां टिकने को न मिला। ऐसा नहीं कि मैंने बिना जाने बूझे वहां से भाग जाने का प्रयत्न किया हो, हालांकि वहां मुझे बहुत कष्ट था। एक तो समाचार पत्र पढ़ने को नहीं मिलता था, कई दिनों से किसी पुस्तक की शक्ल तक नहीं देखी थी। यमुना पार आमतौर पर जिस लोगों से वास्ता पड़ता था वे स्वयं इतने निर्धन थे कि पुस्तकें नहीं खरीद सकते थे। बहुत से लोग मूढ़ और अनपढ़ थे। यहाँ प्रायः गाली गलौज झगड़ा आदि होता रहता था। धोबियों के मोहल्ले में
जहाँ मैं रहता था, प्रतिदिन किसी न किसी बात पर लड़ाई होती थी। क्रोध धोबी के गधे पर उतरता था या फिर अपने बीवी बच्चों पर। दोष किसका होता था? शायद उन परिस्थितियों का जिन्होंने अच्छे भले मनुष्य को पशु बना दिया था। अब आप परिस्थितियों को ठंडे से नहीं तो पीट सकते, यह हिंसा होगी तो चलिए घर के गधे को ही पीट लीजिए। कानून आपको इसकी आज्ञा देता है। रामू के यहाँ प्रत्यक्ष है। मुझ जैसे पढ़े लिखे गधे को बहुत कष्ट झेलने पड़े, फिर भी मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि रामू एक दैत्यनदार धोबी था। सुबह से शाम तक घर चलाने के लिए हर संभव प्रयत्न करता था। ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ने को जी नहीं चाहता था, मगर करनी भी भगवान की यह हुई कि एक दिन रामू यमुना में कपड़े धो रहा था। एक मगरमच्छ ने उसकी टांग खींच ली। रामू ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। दोपहर का समय था। पुल के ऊपर से सैकड़ों मुसाफिर गुजर रहे थे। एक रेलगाड़ी गुजर रही थी। पुलिस के संतरी भी पुल के नाके पर खड़े थे। रामू ने बहुतेरा शोर मचाया, लेकिन मगरमच्छ ने एक न सुनी। वह रामू को घसीटकर गहरे पानी में ले गया। रामू के ग्राहकों को रामू के मरने का अफसोस तो जरूर हुआ, लेकिन कपड़ों के खो जाने का उससे भी अधिक हुआ, क्योंकि रामू और मगरमच्छ की लड़ाई में बहुत से कपड़े नदी में बह गए थे। कई एक ग्राहकों ने तो रस्सी अफसोस के तुरंत बाद रामू की पत्नी से कपड़ों के लिए तकरार शुरू कर दी। रामू बहुत अच्छा धोबी था, मगर हमारी शिफान की साड़ी कौन सी बुरी थी, और वह नई साटन की सलवार जो अभी अभी गुलजार टेलर मास्टर से सिलवाई थी, कहाँ है वह? जरा वह मैले कपड़ों की गठरी तो खोलो। मुझे उन लोगों की वह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। हम गधे भी यदि कोई मर जाता है तो हम उसके बीवी बच्चों से ऐसा व्यवहार नहीं करते। कुछ दिनों में ही रामू की पत्नी और उसके 3 बच्चों की हालत बिगड़ गई। उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। फाके पर फाके लग रहे थे। धोबी मोहल्ले के सरपंच ने, जो एक समय रामू की नौजवान पत्नी पर आंख रखता था, थोड़ा सा आटा और दाल रामू के घर भिजवा दिया। शाम को वह स्वयं भी ताड़ी पीकर आ गया और रामू की पत्नी से कहने लगा कि वह उसके घर चली चले। रामू की पत्नी ने उसे खूब फटकारा, गालियां देकर घर से निकाल दिया और सिर पकड़कर रोने लगी। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, मालकिन, घबराती क्यों हो, सब ठीक हो जाएगा। रामू की पत्नी ने जब मुझे बोलते हुए सुना तो पहले तो उसे विश्वास न आया, पर जब मैंने वही बात दोबारा कही तो उसने आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि नई दिल्ली से आने के बाद आज तक मैंने किसी मनुष्य से उसकी बोली में बात नहीं की थी, और रामू के यहाँ आने से तो इस प्रकार की बातचीत का प्रश्न ही पैदा न हो सकता था। लेकिन जब रामू की पत्नी ने मुझे मनुष्य की तरह बोलता हुआ देखा सुना तो बिल्कुल घबरा गई। आखिर बड़ी मुश्किल से मैंने किसी न किसी प्रकार समझाया कि इसमें कोई विशेष बात नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है, विशेष परिस्थितियां थी जिनमें मैंने मनुष्य की बोली सीख ली। मैंने रामू की पत्नी से कहा, मालकिन, बेशक मैं गधा हूँ, लेकिन इतने दिनों तक तुम्हारे घर का नमक खाया है। अब तुम चिंता न करो, तुम घर में इन तीनों बच्चों को लेकर बैठो, मैं बाहर जाता हूँ और देखता हूँ क्या हो सकता है। अब क्या हो सकता है? रामू की पत्नी ने कहा, कोई मदद नहीं करेगा, हम गरीब आदमी हैं। गरीब हैं तो क्या हुआ? मैंने किंचित गौरव से कहा, अब राज्य हमारा है, जीवन हमारा है, समाज हमारा है, अब हम स्वतंत्र हैं, जो चाहे कर सकते हैं। तुम चिंता न करो, अवश्य ही कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं आज ही तुम्हारी सहायता के लिए म्युनिसिपैलिटी कमेटी में प्रार्थना पत्र लेकर जाता हूँ। कृष्णनगर की म्युनिसिपैलिटी कमेटी का मुहर्री अपने एक मित्र और हेड क्लर्क के साथ मेज पर रजिस्टर रखे और रजिस्टर पर ताश के पत्ते फैलाए विचित्र प्रकार के मूड में बैठा था। मैं धीरे से उसके पीछे जा खड़ा हुआ और धीमे से बोला, हुजूर,
बड़ी मुसीबत है। वे लोग ताश खेलने में इतने मग्न थे कि उन्होंने सब सुनी अनसुनी कर दी। केवल मुहर्रिर ने शायद यह समझकर कि मैं उसका कोई मित्र हूँ जो उसके पीछे खड़ा खेल देख सकता हूँ, सहानुभूति प्रकट कर रहा था। मेरी ओर देखे बिना कहा, हाँ भाई, देखो ना, अजीब मुसीबत है, कोई चाल समझ में नहीं आती। अगर यह अपने पत्ते की ओर संकेत करके फेंकता हूँ तो रंग कट जाएगा, और यह दूसरा पत्ता दिखाकर चलता हूँ तो इससे बड़ा पत्ता अभी तक नहीं है निकला है। अगर यह तीसरा पत्ता दिखाकर चलता हूँ, मैंने बात काट कर कहा, वह रामू धोबी मर गया। मरने दो यार, मुहर्री ने क्रोध से चिल्लाकर कहा। यहाँ अपना हुक्म का बादशाह मरा जा रहा है, तुम धोबी को चीख रहे हो। फिर एकाएक वह मेरी ओर मुड़ा और अपने पीछे किसी मनुष्य की बजाय एक गधे को खड़ा पाया तो एकदम लाल पीला होकर चपरासी से बोला, अब क्या गधे भी हमारे दफ्तर में घुसने लगे? निकालो इस कमबख्त को बाहर। चपरासी ने डंडा मारकर मुझे बाहर निकाल दिया। वे लोग फिर ताश खेलने लगे। मैं फिर थोड़ी देर बाद म्युनिसिपलिटी कमेटी के मुहर्री के पास जा खड़ा हुआ। धीरे से दोनों लंबे कान जोड़कर उनसे नमस्ते की और बड़े दुख भरे स्वर में कहा, हुजूर, वह रामू धोबी। मुहर्री ने मुड़कर मुझे देखा। वह कुछ ऐसा बदमाश आदमी था कि बोलते गधे से भी प्रभावित न हुआ। ऐसा मालूम होता था जैसे जीवन भर बोलते गधों ही उससे पाला पड़ता रहा है। उसने मेरी ओर देखकर बड़े रोबीले स्वर में कहा, जल्दी बोलो, क्या काम है? निवेदन यह है माई बाप कि सेवक रामू धोबी का गधा है। रामू धोबी 3 दिन यमुना घाट पर कपड़े धोते धोते एक मगरमच्छ के हमले का शिकार हो गया। उसकी बीवी और बच्चे भूखे हैं। तो मैं क्या करूं? मुहर्री ने चिल्लाकर कहा, मैंने कोई अनाथालय नहीं खोल रखा है। मैंने कहा, हुजूर, घाट पर धोबियों ने टैक्स लेते हैं, पर पुल से जब कोई गधा या बैल या कोई जानवर सामान उठाए गुजरता है तो आप उसे चुंगी लेते हैं। आप इतने सारे महलूस है, कस्टम वसूल करते हैं। एक गरीब धोबी के भूखे बीवी बच्चों के लिए कोई प्रबंध नहीं कर सकते? क्यों प्रबंध करें? धोबी को मगरमच्छ ने मारा है, हमने नहीं। वाह, यह भी खूब रही। और वह तो आप घाट का टैक्स वसूल करते हैं, वह किस लिए? घाट टैक्स आप वसूल करें और फिर उस घाट पर कोई धोबी किसी मगरमच्छ का शिकार हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम कहाँ जाए हर्जाना वसूल करेंगे? क्योंकि अगर म्युनिसिपैलिटी कमेटी घाट का टैक्स लेती है तो मगरमच्छ से बचाव का प्रबंध भी उसको करना पड़ेगा। मुहर्री बड़ा चालाक था। बोला, धोबियों को चाहिए दरिया में रहकर मगरमच्छ से वैर मोल न ले, वरना उनका वही हाल होगा जो रामू धोबी का हुआ। मैंने कहा, आप तो बात उड़ाइए ही नहीं, साफ साफ बताइए, आप इस मामले में क्या कर सकते हैं? मुहर्री ने देखा मैं किसी तरह उसका पीछा छोड़ने पर तैयार नहीं, तो उसने जरा नर्म होकर कहा, भाई, जहाँ यह घटना हुई है वह इलाका हमारे इलाके में नहीं है। जमुना का घाट तो दिल्ली म्युनिसिपलिटी कमेटी के पास है। दिल्ली शहर टाउन हॉल में जाओ, चलो भाई, पत्ता डालो। वे लोग ताश खेलने में लीन हो गए और मैंने जमुना पार जाने की ठान ली। पुल पार करते समय संतरी ने मुझे रोका। बोला, ओ आवारा गर्द गधे, किधर जाता है? टाउन हॉल, मैंने कट से उत्तर दिया। तेरा मालिक कहाँ है? संतरी ने मुझे घूर कर पूछा। मैंने कहा, मेरा मालिक कोई नहीं है, आज से मैं आज़ाद हूँ। संतरी बोला, यह कैसे हो सकता है? आज़ादी का मतलब यह घोड़े थोड़े ही है कि मलकियत भी खत्म हो गई। तेरा कोई न कोई मालिक जरूर होगा जिसका तू हुक्म मानता है। मैंने पूछा, अच्छा बता, तेरा मालिक कौन है जिसका तू हुक्म मानता है? हेड कांस्टेबल। और हेड कांस्टेबल का मालिक कौन है? इंस्पेक्टर, संतरी ने बिगड़ कर कहा। और कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर से ऊपर डीएसपी, पीएससी से ऊपर सुपरिटेंडेंट पुलिस, इस तरह यह सिलसिला वजीर तक है। वजीर का मालिक कौन है? वजीर को स्टेट बैंक से तनख्वाह मिलती है, इसलिए स्टेट बैंक उससे बड़ा हुआ।
और स्टेट बैंक से बड़ा कौन है? स्टेट बैंक में रुपया होता है ना, संतरी ने क्रोध से कहा। इतना भी नहीं समझते? स्टेट बैंक से बड़ा रुपया होता है। अच्छा, तो रुपए से बड़ा कौन है? रुपए से बड़ा कौन है? संतरी ने मेरा प्रश्न सुनकर सिर खुजलाया, कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर मेरी ओर देखकर बोला, रुपए से बड़ा कौन है, यह मेरी समझ में आज तक नहीं आया। तुम बता सकते हो? संतरी ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, मैं तो एक गधा हूँ, इस कठिन प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूँ? हाँ, अगर तुम मुझे टाउन हॉल जाने दो, क्योंकि मैं रामू धोबी की विधवा पत्नी के संबंध में रुपए की सहायता के लिए वहां जा रहा हूँ। वहां जाकर अगर मुझे पता चल गया कि रुपए से बड़ा कौन है, तो तुम्हें वापस आकर जरूर बता दूंगा। जरूर? संतरी ने बड़ी आधीनता से पूछा। जरूर, मैंने वादा करते हुए कहा। मगर तुम इतने बेचैन क्यों नजर आते हो? संतरी ने कहा, क्योंकि अगर मुझे पता चल जाए कि रुपए से बड़ा कौन है, तो मैं उसके यहाँ नौकरी कर लूंगा। आदमी होशियार मालूम होते हो, मैंने संतरी की प्रशंसा करते हुए कहा, और लंबे लंबे डग भरता हुआ यमुना के उस पार आ गया। घंटों भटकने के बाद आखिर टाउन हॉल मिल ही गया। टाउन हॉल के भीतर घुसते ही मैंने सोचा कि अब किसी छोटे मुर्री या क्लर्क से बातचीत करने में समय नष्ट नहीं करूंगा, सीधे चलकर कमेटी के चेयरमैन से मिल लेना चाहिए, और अब के रौब डालने के लिए अंग्रेजी में बात करना ठीक होगा। यह सोचकर मैं सीधे इंक्वायरी में घुस गया और क्लर्क से बड़ी मंजी हुई अंग्रेजी में बात करते हुए पूछा, चेयरमैन साहब का दफ्तर किधर है? इंक्वायरी क्लर्क एक गधे को अंग्रेजी बोलते देखकर भौचक्का रह गया। तुरंत अपनी सीट पर से उठकर खड़ा हुआ और बड़े सब स्वर में बोला, हुजूर, 15 नंबर का कमरा है, ऊपर लिफ्ट से चले जाइए। उसने एक चपरासी मेरे साथ कर दिया। चपरासी ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा तो सही, मगर चुप रहा। चपरासी ने मुझे लिफ्टमैन के हवाले किया। लिफ्टमैन ने बड़ी शिष्टतापूर्वक लिफ्ट का दरवाजा खोला। मैंने लिफ्ट में प्रवेश करते हुए देखा, लिफ्ट के भीतर लिखा था 6 व्यक्तियों के लिए, लेकिन उस समय मैं अकेला ही उसमें सफर कर रहा था। लिफ्टमैन ने बाकी आदमियों को बाहर ही रोक दिया था। जीवन में पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि एक गधा बराबर 6 आदमियों के। लिफ्टमैन ने ऊपर जाकर लिफ्ट रोकी। मैं सीधा दुलट्टी चलता हुआ हवा के चेयरमैन के दफ्तर के बाहर पहुंच गया और बाहर बैठे चपरासी से बड़े रोबीले स्वर में बोला, साहब से कहो मिस्टर डंकी आप बाराबंकी पधारे हैं।